हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम राणा सांगा के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि राणा सांगा की प्रारंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी और मालवा व गुजरात से उसके संबंध किस प्रकार के थे। लेकिन आज की क्लास में मुख्य रूप से हम जो बात करेंगे वो है बाबर और राणा सांगा के मध्य संबंधों की। और बाबर को राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा। तो इस युद्ध के कारणों के बारे में हम बात करेंगे, युद्ध के परिणाम के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम राणा सांगा की मूल्यांकन के बारे में भी चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक का माना जाता है। तो महाराणा कुंभा की जब उसके पुत्र उदा द्वारा 1468 ईस्वी में कटार से हत्या कर दी गई तो पिता के हत्यारे उदा को कोई भी शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं था। अतः उदा और उसके भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और उसका भाई रायमल 1473 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। उदा ने मालवा सुल्तान गया शाह की सहायता से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो परास्त हुआ। रायमल की 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था, जयमल द्वितीय पुत्र था और सांगा उसका तीसरा पुत्र था। चूँकि रायमल अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था, इसीलिए रायमल के पुत्रों और उसके चचेरे भाइयों में परस्पर विरोध के कारण मेवाड़ में एक तरह से अराजकता फैल गई और रायमल के पुत्र पृथ्वीराज और सांगा में संघर्ष हुआ, जिसमें सांगा की एक आंख फूट गई और वो अजमेर के करमचंद पवार के आश्रम में रहा। पृथ्वीराज ने अपने चाचा सारंगदेव की हत्या कर दी, लेकिन पृथ्वीराज और उसके भाई जयमल की मृत्यु सोलंकियों से युद्ध करते हो गई और रायमल के शेष बचे तीसरे पुत्र सांगा को बुलाकर 1509 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं राणा सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयों की। तो सांगा वैसे तो मेवाड़ का शासक बन गया था, लेकिन उसने पाया कि उसका जो राज्य है वो चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली में लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन राज्य किया करते थे। और वैसे तो ये लोग एकाकी रहने की स्थिति में अधिक शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनका जो आपसी सहयोग था वो मेवाड़ के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था। इन राज्यों से उत्तर पूर्वी और दक्षिण व पश्चिमी मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण का भय था और इनके द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ से मेवाड़ के जनजीवन को भी बाधा पहुंचने की आशंका थी। तो इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराणा द्वारा अपने हितैषी करमचंद पवार को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया गया और अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने जागीर में दिए गए। इस तरह उत्तर पूर्वी मेवाड़ के भूभाग में एक शक्तिशाली सामंत स्थापित कर सांगा ने अपनी सीमा की सुरक्षा कर ली और अपना नया विश्वस्त सहयोगी भी बना लिया। दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही और वागड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया और ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने प्रशंसक रायमल को बिठा दिया। मारवाड़ का शासक भी उसका सहयोगी बन गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सांगा और मालवा संबंध की। तो उन दोनों के मध्य प्रतिद्वंदिता थी और उसके बहुत सारे कारण थे। दोनों प्रदेशों के शासक विस्तारवादी नीति के कारण संघर्षोन्मुख थे और महाराणा कुंभा के समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता सांगा के समय फिर से सक्रिय हो गई। मालवा मेवाड़ क्रमशः मुस्लिम या हिंदू धर्म के पोषक और रक्षक थे। मालवा के उत्तराधिकार के संघर्ष में सांगा द्वारा मालवा के वजीर और विरोधी मेदिनी राय को सहायता देने और गागरोन, चंदेरी आदि प्रदेशों की जागीर उसे देने से मालवा सुल्तान महमूद खिलजी राणा से प्रतिशोध लेना चाहता था। मालवा मेवाड़ के संघर्ष का जो तात्कालिक कारण था वो मेदिनी राय के पुत्र नत्थू का मारा जाना था। जब महमूद गुजरात के सुल्तान की सहायता लेकर मांडू पर चढ़ाया तो मेदिनी राय 10,000 सवारों को लेकर राणा सांगा से मदद लेने मेवाड़ आया। उसी समय महमूद द्वारा मांडू को घेर लिया गया। रात्रि के युद्ध में नत्थू मारा गया और मांडू पर महमूद का अधिकार हो गया। राणा की अब यह धारणा बन गई कि सहायता में विलंब हो जाने से शरणार्थी का पुत्र मारा गया है और उसने इस हत्या का बदला लेने के लिए मालवा पर आक्रमण किया।
मेदिनी राय के पुत्र और परिवार का वध करने के उपरांत महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय ने सांगा से सहायता के लिए प्रार्थना की और फलस्वरूप सांगा सेना सहित गागरोन पहुंचा। गागरोन में राणा सांगा की सेना और मालवा के सुल्तान महमूद की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान घायल हो गया और राणा सांगा सुल्तान महमूद को बंदी बना चित्तौड़ लौट आया और इस अवसर पर राणा ने रत्न जड़ित मुकुट व सोने की कमर पेटी व ताज अपने अधिकार में ले लिया। घायल सुल्तान को सांगा बंदी बना शिविर में ले आया और अपनी देखरेख में 6 महीने तक उसका उपचार करवाया। महमूद के जब सभी घाव ठीक हो गए तो सांगा द्वारा उसे ससम्मान पुनः मालवा भिजवा दिया गया। अब हम बात करते हैं सांगा और गुजरात संबंध की। तो मेवाड़ गुजरात की प्रतिद्वंदिता के बहुत सारे कारण थे। नागौर के मुस्लिम राज्य को कुंभा द्वारा अधिकृत किए जाने के कारण गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर नागौर को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। गुजरात के सुल्तान ने मेदिनी राय के विरुद्ध मांडू आक्रमण के समय मालवा सुल्तान की सहायता की थी और राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता कर मांडू पर आक्रमण किया था, जिसमें गुजरात की सेनाएं भी पराजित हुई थी। गुजरात और मेवाड़ अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के कारण परंपरागत प्रतिद्वंदी थे। ईडर राज्य के उत्तराधिकार का मामला युद्ध का तात्कालिक कारण बना। ईडर के राव सूरजमल की मृत्यु के उपरांत बने शासक उसके पुत्र रायमल से उसके चाचा भीम द्वारा राज्य छीन लिया गया और वो सांगा की शरण में आ गया। भीम की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र भारमल राव बना, लेकिन सांगा ने सही उत्तराधिकारी रायमल को गद्दी पर बिठा दिया। भारमल ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता से ईडर राज्य पुनः अधिकृत कर लिया, लेकिन रायमल के गुजराती सेनापति जहीमुल मुल्क को हराकर मार डाला। इस पर गुजरात के सुल्तान ने ईडर पर आक्रमण कर उसे लूटा। श्यामल दास का ये मानना है कि गुजरात सुल्तान ने एक जानवर का नाम संग्राम सिंह रखकर ईडर के दरवाजे से बांध दिया। सांगा को जब ये समाचार मिला तो वह फौज लेकर चढ़ आया। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से सांगा ने 1518 ईस्वी में चित्तौड़ से शीघ्र प्रस्थान कर एक ही दिन में ईडर को जीत लिया। गुजरात की सेना अहमदाबाद की ओर भागी, लेकिन सांगा द्वारा उसका पीछा किया गया। उसने अहमदाबाद दुर्ग को घेर लिया और फाटक तोड़ दुर्ग में प्रवेश किया और लूटा। सांगा ने बड़नगर, वीलनगर और गुजरात प्रदेश को भी लूटा और चित्तौड़ वापस लौट आया। इस पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए 1520 ईस्वी में सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मंदसौर में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन सुल्तान ने संधि कर ली और वापस चला गया। सांगा ने अपने सफल अभियान में गुजरात को लूटा, ईडर पर अपना प्रभुत्व जमाया और गुजरात के उत्तराधिकारी को अपने यहाँ शरण देकर अपने प्रभुत्व की धाक चारों ओर फैला दी। अब हम बात करते हैं सांगा के दिल्ली सल्तनत से संघर्ष की। तो राणा सांगा के दिल्ली सल्तनत से प्रतिद्वंदिता के बहुत सारे कारण थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की साम्राज्यवादी आकांक्षा ने उसे राणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राणा सांगा ने अपना राज्य विस्तार बयाना तक फैला लिया था, जो दिल्ली में आगरा के सुल्तान के लिए एक चुनौती था और मालवा को अधिकृत करने के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रतिद्वंदिता थी। श्यामल दास द्वारा एक अन्य कारण भी बताया गया है कि राणा सांगा ने गद्दी पर बैठते ही अजमेर पर अधिकार कर अजमेर और नागौर की जागीर करमचंद बवार को सौंप दी। अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन होने के कारण उसे पुनः हस्तगत करना चाहता था। तो इस प्रकार इन विभिन्न कारणों से 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। खातौली के मैदान में सांगा और लोदी की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। लोदी के सेनापति मियां मक्खन की सेना भागने लगी और लोदी स्वयं भी रणक्षेत्र से भाग गया। इस युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया और पैर में तीर लगने से वो लंगड़ा भी हो गया। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है। युद्ध में घायल होने के कारण सांगा लोदी का पीछा नहीं कर सका, अन्यथा वो आगरे को अधिकृत कर संपूर्ण भारत को जीत सकता था। इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए फिर से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हुआ। यह युद्ध धौलपुर के निकट बाड़ी में हुआ था और इन विजयों ने सांगा को हिंदू पद उपाधि से विभूषित करवा दिया। इस प्रकार मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त करके राणा सांगा द्वारा संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी सत्ता का प्रभाव स्थापित किया गया। टॉड के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 100 सरदार सेवा हेतु उपस्थित रहा करते थे। राजपूत सरदार और शासक यह विश्वास करने लगे थे कि उत्तरी भारत में राणा ही हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा।
अब हम बात करते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य संबंधों की। तो मुगल सेनानायक बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दिल्ली सल्तनत से असंतुष्ट बहुत सारे लोधी वंश के सरदारों द्वारा बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया गया और उनका मानना था कि बाबर के आक्रमण के फलस्वरूप सुल्तान इब्राहिम लोधी का पतन हो जाएगा और बाबर लूटपाट करके फिर से काबुल चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर वे अपना शासन स्थापित कर सकेंगे। बाबर द्वारा लोधी सामंतों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया और भारत आकर 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाबर दिल्ली और आगरा का शासक बन गया और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। लेकिन भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में उसकी राह में जो सबसे बड़ा अवरोध था वो राणा सांगा था। राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे और उनका मानना था कि केवल राणा सांगा द्वारा ही दिल्ली में हिंदू शासन स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा युद्ध लड़ा गया और खानवा युद्ध के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें से जो पहला कारण था वो था राणा सांगा का विश्वासघात। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा में लिखा गया है कि राणा सांगा ने उसके पास काबुल में सहायता का प्रस्ताव लेकर एक दूत भेजा था और विश्वास दिलाया कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो सांगा आगरे पर धावा बोल देगा। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर भी राणा सांगा द्वारा आगरे पर आक्रमण न करके उसके साथ विश्वासघात किया गया। अतः बाबर उस काफिर राणा सांगा को विश्वासघात का सबक सिखाना चाहता था। इसके विपरीत राजपूत स्रोत यह दर्शाते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के पास इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगने के संदर्भ में सिलहदी को भेजा था और संधि प्रस्ताव में बाबर ने वायदा किया था कि राणा सांगा की सहायता से इब्राहिम को परास्त करते हैं तो वह दिल्ली का स्वामी बनेगा और आगरा राणा सांगा को दे देगा। अतः बाबर का राणा सांगा पर विश्वासघात का दोषारोपण सर्वथा निर्मूल कहा जा सकता है। बाबर और राणा सांगा की साम्राज्यवादी नीति भी युद्ध का कारण थी। बाबर द्वारा काबुल से आकर पंजाब, दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन बाबर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और वो इस तथ्य से भी परिचित था कि यदि उसे भारत में स्थायी रूप से रहना है तो राणा सांगा से उसका युद्ध करना अवश्यंभावी है। उधर राणा सांगा भी विस्तारवादी नीति का आचरण कर रहा था। वह उस समय 18 युद्धों का विजेता और महानतम राजपूत राजा था। उसने मेवाड़ राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था और वह अब दिल्ली पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसीलिए दोनों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य था। राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय देना भी युद्ध का कारण बना। जब अफगानों को बाबर और सांगा की शत्रुता स्पष्ट हो गई तो बहुत से अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में आ गए और वे सब उसके साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना बनाने लगे। इनमें इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती प्रमुख थे। इस राजपूत अफगान गठबंधन के कारण बाबर कुपित हो गया और उसने सांगा के विरुद्ध सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। राणा सांगा और बाबर दोनों राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित बयाना के दुर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। अतः बयाना का दुर्ग भी संघर्ष का कारण बना। राणा सांगा द्वारा पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया गया था, जो बाबर के लिए स्पष्ट रूप से चुनौती बना। इसके अलावा दोनों के मध्य धार्मिक मतभेद भी था और ये भी युद्ध का एक कारण बना। सांगा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था, उधर बाबर स्वयं को इस्लाम का प्रचारक और पोषक मानता था। इसीलिए दोनों के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया। बाबर ने इसे जिहाद की संज्ञा दी। अब हम बात करते हैं कि सांगा द्वारा किस तरह से मुगल प्रतिरोध किया गया। तो बाबर द्वारा दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित बयाना, धौलपुर, ग्वालियर दुर्गों पर अपना अधिकार हेतु अपने सैनिक अधिकारियों को भेजा गया। उधर राणा सांगा द्वारा बाबर के विरुद्ध संगठित शक्ति से युद्ध करने का निर्णय लिया गया। राणा सांगा द्वारा युद्ध का निमंत्रण मिलते ही मारवाड़ का शासक राव कांगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का अखेराज दूधा, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा आदि अपनी अपनी सेनाएं लेकर युद्ध हेतु उपस्थित हुए। जब राणा रणथंभौर पहुंचा तो चंदावर क्षेत्र से चंद्रभान माणिक चंद्र चौहान भी सेना सहित उससे आ मिले। सांगा ने रणथंभौर से
बयाना की ओर कूच किया और बयाना के आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम सरदारों को खदेड़कर उस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। बयाना पहुंचकर उसने दुर्ग को घेर लिया। हालांकि बाबर द्वारा दुर्ग में घिरी मुगल सेना की सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी गई, लेकिन राजपूत सेना के समक्ष वो परास्त हो भाग खड़ी हुई और दुर्ग में घिरी मुगल सेना द्वारा राजपूतों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया और बयाना पर राणा सांगा ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इधर बाबर युद्ध हेतु आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंचकर मोर्चाबंदी करने लगा और जब बयाना युद्ध से बचे खुचे मुस्लिम सैनिक यहां आए और उन्होंने राजपूत वीरों की शूरवीरता और राणा की सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन मुस्लिम सैनिकों के समक्ष किया तो बाबर की सेना में भय और आतंक व्याप्त हो गया, जिसका वर्णन बाबर द्वारा अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया गया है। लेकिन बाबर द्वारा अपने सैनिकों को ओजपूर्ण भाषण दे प्रेरित किया गया। उसने युद्ध में विजय के उपरांत विविध पुरस्कारों के प्रलोभन अपनी सेना को दिए और युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद घोषित कर दिया। तत्पश्चात बाबर मार्च 1527 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा के मैदान में सेना सहित आ पहुंचा। अब हम बात करते हैं युद्ध की घटनाओं की। तो बाबर और राणा सांगा की सेनाएं 16 मार्च 1527 को खानवा में मिली, जो सीकरी से 10 मील की दूरी पर तथा आगरा से 20 मील की दूरी पर स्थित है। राणा सांगा की सेना की संख्या बाबर से बहुत अधिक थी। महाराणा की सेना में अनेक राजपूत नरेशों और सामंतों के अलावा हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का पुत्र मोहम्मद लोदी भी थे। युद्ध 17 मार्च को सुबह 9:30 बजे प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में तो बाबर की सेना विचलित होने लगी। बाबर ने शीघ्र ही इस संकट को महसूस कर लिया और वीर चीन तैमूर सुल्तान के नेतृत्व में राजपूतों के पाशर में चुने हुए मंगोल सैनिकों का आक्रमण करवा दिया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप राजपूतों के वाम पाशर तथा केंद्र में कुछ अंतराल हो गया और इसी अंतराल में राणा सांगा के सिर में तीर लगा, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे युद्ध के मैदान से ले जाया गया। राणा के बाद झाला अज्जा ने तथा रावत रतन सिंह ने सेना की कमान संभाली और युद्ध जारी रखा, लेकिन तोपों के गोलों के आगे राजपूत सैनिक नहीं ठहर सके और वे पीछे हटने लगे। चारों ओर से घिर जाने के कारण वे गोलों की वर्षा से वीरगति को प्राप्त होने लगे। इस युद्ध में उदय सिंह, हसन खां मेवाती, माणिक चंद्र चौहान, चंद्रभान चौहान, रतन सिंह चुड़ावत, झाला अज्जा, रामदास सोनगरा, रायमल राठौड़, रतन सिंह मेड़तिया आदि नरेश और सामंत मारे गए। राजपूतों की युद्ध में हार हुई और इस प्रकार यह युद्ध सूर्यास्त से पूर्व ही समाप्त हो गया। बाबर ने विजय प्राप्त कर गाजी की उपाधि धारण की। यदि बात की जाए राणा सांगा की खानवा के युद्ध में पराजय के कारणों की, तो बहुत सारे कारण हमें नज़र आते हैं। जैसे राणा सांगा की सेना में एकरूपता का अभाव था। उसकी सेना में विभिन्न राजपूत वंश के राजाओं सरदारों की सेनाएं थी, जिन पर राणा का प्रत्यक्ष प्रभाव व नियंत्रण नहीं था। अतः बाबर की अपेक्षा अधिक सैनिक होने पर भी राणा की सेना अनुशासित ढंग से नहीं लड़ सकी और अव्यवस्थित भीड़ में रूपांतरित हो गई। एल्फिंस्टन और ओझा जैसे विद्वानों का मानना है कि बयाना विजय के बाद यदि राणा सांगा तुरंत खानवा में मुगलों पर आक्रमण कर देता तो भयभीत मुगल सैनिक राजपूतों के समक्ष नहीं टिक पाते, लेकिन बयाना विजय के बाद सीधे मार्ग से सीकरी न जाकर भूसावर में पड़ाव डालकर पड़े रहना राणा की एक महान भूल थी। इससे बाबर को युद्ध की तैयारी करने और अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया। राणा के सैनिक अधिकांशतः पैदल थे, जबकि मुगलों की सेना तेज घोड़ों पर सवार थी। इसके अलावा बाबर ने पानीपत की भांति यहाँ भी तोपों का प्रयोग किया, तो उसके आग बरसाने वाले गोलों का जवाब राजपूतों के तीर नहीं दे पाए। तोपों से गोलों के बौछार होने पर राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और उनके हाथी भी अपनी सेना को रोनते हुए युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। इस प्रकार बाबर की नवीन युद्ध प्रणाली भी उसकी विजय का कारण बनी। बाबर की तुलगुमा पद्धति के आगे राणा की परंपरागत युद्ध पद्धति नहीं चल सकी। बाबर की मोर्चाबंदी भी एक किले के रूप में थी। राजपूत दल में रिजर्व जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि बाबर ने अपनी सेना में इसकी उचित व्यवस्था कर रखी थी। राणा सांगा और उसके सैनिक इस नवीन पद्धति से परिचित नहीं थे। राणा सांगा का स्वयं युद्ध मैदान में कूदना भी उसकी पराजय का कारण बना। बाबर ने स्वयं को शत्रुओं के समक्ष नहीं आने दिया और रिजर्व में रहकर युद्ध का संचालन करता रहा।
रहा। इसके विपरीत राणा सांगा स्वयं युद्ध में उतर आया। इससे एक तो उसका सेना के पिछले भागों से संबंध टूट गया, दूसरा वो शीघ्र ही घायल हो गया, जिससे राजपूत सेना का जोश और साहस जाता रहा और उसमें भगदड़ मच गई। सिलहदी तंवर का विश्वासघात भी राणा सांगा की पराजय का एक कारण माना जाता है और कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राणा के घायल हो जाने के उपरांत रायसेन के शासक सिलहदी तंवर अपने सैनिकों के साथ शत्रु से जा मिला। वैसे युद्ध के उपसंहार पर तंवर शत्रु के पास गया, लेकिन यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा हो, उस समय 30-35 हजार सैनिक अपना पक्ष बदल लें तो शेष सैनिकों का मनोबल भी प्रभावित हो जाता है। अब हम बात करते हैं खानवा युद्ध के परिणाम की। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की भांति खानवा का युद्ध भी भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और इस युद्ध की विजय ने बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को स्थिर बनाया और इस युद्ध के परिणाम भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो ये था कि इस युद्ध ने उत्तरी भारत की सत्ता और नेतृत्व राजपूतों के हाथों से छीनकर मुगलों के हाथों में सौंप दी। खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्यवाद के मार्ग को निष्कंटक बना दिया। इस युद्ध ने राजपूत संघ को भंग कर दिया और संघ के विघटन के साथ ही हिंदू राज्य का सपना धूमिल हो गया और इस युद्ध के उपरांत मुगल सम्राट 2 शताब्दी तक भारत पर राज्य करते रहे। खानवा युद्ध का प्रभाव भारत में बसे अफगानों पर भी पड़ा। वे बिहार में राणा सांगा के सहयोग से संगठित हो बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा ही समाप्त हो गया तो अफगानों की भी कमर टूट गई। राणा सांगा को बाबर ने परास्त कर 1529 में अफगानों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और युद्ध के बाद बाबर का ध्यान काबुल से हटकर भारत की राजनीति हो गया। वो स्वयं को भारत का सम्राट समझने लगा। दिल्ली उसकी राजधानी बनी और इस विजय के उपरांत उसकी शक्ति का केंद्र हिंदुस्तान हो गया। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ साथ राजस्थान की स्वतंत्रता, राजनीतिक शक्ति, विद्या और कला का भी ह्रास हुआ, लेकिन ये मानना भूल होगी कि इस युद्ध से राजपूत शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया गया। हालांकि इस युद्ध में राजपूत शक्ति निर्बल अवश्य हो गई, लेकिन उनकी शक्ति संगठन का साहस अभी समाप्त नहीं हुआ और मेवाड़ में अकबर के लिए सदैव एक समस्या ही बना रहा। खानवा के युद्ध क्षेत्र से घायल और मूर्छित अवस्था में सांगा को बसवा ले जाया गया था। पुनः स्वस्थ होने पर सांगा ने चित्तौड़ जाने की बजाय इरीज के मैदान में अपनी पराजय का बदला लेने का निश्चय किया और अनेक विद्वानों का ये मानना है कि उसके इस निश्चय से असहमत होकर सामंतों ने सर्वनाश से बचने के लिए सांगा को 30 जनवरी 1528 को विष देकर मरवा दिया। अब हम बात करते हैं सांगा के मूल्यांकन की। तो महाराणा सांगा एक वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसे उसका राज्य दे देना सांगा जैसे वीर और उदार शासक का कार्य है। वो एक सच्चा क्षत्रिय था जिसने अनेक शहजादों और राजाओं को अपनी शरण में आने पर अच्छी तरह रखा और उनके हितार्थ उसने बहुत सारे युद्ध भी किए। सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशी आक्रांता को भारत भूमि से निष्कासित करने हेतु एकजुट हुई थी। उसने अपने देश के गौरव की रक्षार्थ एक आंख, एक हाथ, एक पांव गंवा दिए थे। इसके अलावा उसके शरीर पर तलवार के 80 घाव भी मौजूद थे। फिर भी वो अंतिम समय तक लड़ता रहा। वो वीर सेनानायक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी भी था। मालवा गुजरात के प्रति सांगा की नीति उसकी दूरदर्शिता की पुष्टि करती है। उसने इन दोनों को कभी संयुक्त होने का अवसर नहीं दिया। निसंदेह राणा सांगा अपने समय का एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी। वो बाबर की भांति समय को नहीं पहचानता था और यदि वो बयाना में समय व्यर्थ ना गंवाकर शीघ्र बाबर पर आक्रमण कर देता तो खानवा युद्ध का परिणाम बदल सकता था। इसी प्रकार जब वो देख चुका था कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय अपने तोपखानों और द्रुतगामी अश्वारोहियों के कारण प्राप्त की थी, तब भी उसने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया। राणा ने हाड़ा रानी के पुत्र को रणथंभौर जैसे सामरिक स्थान का जागीरदार बनाकर भी भारी भूल की। इससे मेवाड़ साम्राज्य विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन सब कमियों के बावजूद राणा सांगा भारतीय इतिहास में एक महान हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। उसने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंदू शक्ति संगठित की और उसमें विदेशियों का मुकाबला करने की क्षमता पैदा की।